हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आपका एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में था और आपने अगर लैंग्वेज फ़र्स्ट इंग्लिश चॉइस कर रखा है तो आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लैंग्वेज फ़र्स्ट का इंग्लिश का जितने भी आंसर हमने ढूंढे हैं और ढूंढ के एक एक चिन्ह लगाए हैं, सभी आंसर है इसमें। सब आंसर हमने ढूंढ लिए हैं और कोई आंसर हमारे को नहीं मिला तो उसको हमने सर्च किया मोबाइल पे। बहुत मेहनत करके हमने ये आंसर की बनाई है और इसके माध्यम से आपको लैंग्वेज फ़र्स्ट का जितना भी आंसर है वो बताया जाएगा। इसके लिए बहुत सारी मेहनत लगी है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यूट्यूब पर किसी ने भी इंग्लिश लैंग्वेज फ़र्स्ट को, जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज फ़र्स्ट थी और शिफ्ट थी थर्ड, को किसी ने भी एनालिसिस नहीं किया है, किसी ने भी आंसर की नहीं बताई है अब तक यूट्यूब पर। लैंग्वेज फ़र्स्ट की आंसर की हम सबसे पहले लेके आए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और जो क्वेश्चन आपके डाउटफुल है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। और जिन दोस्तों को ऐसा लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत बताया है और उनको लगता है कि इसका सही आंसर कोई दूसरा है, वो अगर 100% श्योर है तो कमेंट बॉक्स में 100% लिख के आगे उसका आंसर ज़रूर लिखें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें डाउट भी है। ठीक है, तो लैंग्वेज फ़र्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज फ़र्स्ट और शिफ्ट थी इंग्लिश लैंग्वेज फ़र्स्ट, शिफ्ट थी थर्ड। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का। और जिसके भी लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, इंग्लिश जिसने फ़र्स्ट ली उन्होंने लैंग्वेज सेकंड ली है हिंदी, तो इसका भी हम एनालिसिस कर लेके आएंगे पूरा का पूरा। यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं कराया है सेकंड लैंग्वेज हिंदी का एनालिसिस, आंसर की किसी ने नहीं बताया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि कल हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रीडिंग इज आल्सो नोन एज रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग। रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र साइलेंट रीडिंग है वो एक्सटेंसिव रीडिंग को कहते हैं, जिसमें हम साइलेंट रूप से मनन करके उस चैप्टर को एक ऐसे तरीके से फर्स्ट पढ़ लेते हैं। रैपिड की एक फर्स्ट तरीका होता है हमारे पास पढ़ने का, वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। इंटेंसिव रीडिंग में कोई भी चैप्टर है उसको गहराई से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें रैपिड नाम आने के कारण इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग होगा। केवल रैपिड नाम होता तो इसमें लोड रीडिंग आंसर होता, लेकिन रैपिड के आगे और लगा के इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग का ऑप्शन आया है। इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग आने के कारण इसका आंसर एक्सटेंसिव रीडिंग ही होगा। ठीक है, अगला है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट द मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग। टीचिंग राइटिंग का कौन सा इनमें से मेथड नहीं है। ट्रेसिंग मेथड तो होता है, इंटेंसिव राइटिंग मेथड, FG फ्रेंच मेथड और फ्री इमिटेशन मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री इमिटेशन मेथड। प्री इमिटेशन मेथड है वो टीचिंग राइटिंग का ना होके लर्निंग यानी कि लिसनिंग का है। किसका है? लिसनिंग और स्पीकिंग का है। ठीक है, सुनकर बोलना, नकल करके। ठीक है, अगला है, रिप्रोडक्शन टेक्निक, रोल प्ले एंड परफॉर्मेंस आर द मेन टेक्निक फॉर। तो रोल प्ले और परफॉर्मेंस जो टेक्निक है उसके माध्यम से स्पीकिंग स्किल की प्रैक्टिस करवाई जाती है। रोल प्ले स्पीकिंग इंग्लिश में होता है। ठीक है, अगला है, द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर डेवलप बाय यूजिंग। तो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को हम रिकॉर्ड प्लेयर के माध्यम से हम स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज लेबोरेटरी इज़ ए वेरी पॉपुलर टेक्निकल इनोवेशन, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी का सबसे पहले लैंग्वेज लेबोरेटरी की शुरुआत हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो ALM मेथड जो हमारे जनरेट हुआ है, ALM मेथड, ऑडियो लिंगुआ मेथड, जो जिसको हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, उस आर्मी मेथड में ही एक लैब विकसित की गई थी जिसमें आर्मी वालों को ट्रेनिंग दिया करते थे। वही है लैंग्वेज लेबोरेटरी। सबसे पहले USA अमेरिका में ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच
वन ऑफ दीज इज़ नॉट ए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूशन। इवेल्यूशन की क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है, क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है, इसका मतलब है क्वालिटेटिव टेक्निक है। और जो क्वालिटेटिव टेक्निक होती है वो होती है, आपको पता हो तो, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक और क्वालिटेटिव गुणात्मक। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है कि मात्रात्मक तकनीकी कौन सी नहीं है, इसका मतलब गुणात्मक तकनीकी है। और गुणात्मक टेक्निक होती है ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ऑब्जर्वेशन टेक्निक है वो गुणात्मक टेक्निक होती है, बाकी सभी जो टेक्निक है वो मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन टेक्निक। तो दोस्तों आपको बता दूं कि चैनल का नाम अपना है ईश्वर सिंवर 21K। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लैंग्वेज हिंदी भी लेके आएंगे और अदर लैंग्वेजेस इंग्लिश है वो भी लेके आएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट जो भी सूचना हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। हमारे चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड कराई गई है जो बहुत ही काम की है, ठीक है। और ये वीडियो बनाने में इतना टाइम खर्च हुआ है, यानी कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढे है, बॉक्स है, पता नहीं कितनी साइटों को छान मारा है, तब जाकर ये वीडियो बन रहा है। ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे अब तक किसी ने भी लैंग्वेज फर्स्ट की आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाई है, तो हम सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट की आंसर की प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वो भी सटीक, ठीक है। तो आप अपने लैंग्वेज फर्स्ट के आंसर की से ज़रूर मिलान करें, आपके कितने सही हो रही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस लैंग्वेज में कितने आपके सही हो रहे हैं। लैंग्वेज फर्स्ट को जो थर्ड शिफ्ट की लैंग्वेज फर्स्ट थी वो सबसे हार्ड थी, ठीक है। इसीलिए पूरे यूट्यूब पे किसी टीचर ने इस लैंग्वेज को नहीं कराया है। क्यों नहीं कराया है? क्योंकि ये लैंग्वेज सबसे हार्ड थी। लैंग्वेज फर्स्ट शिफ्ट थर्ड की सबसे हार्ड लैंग्वेज थी। इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड टीचिंग मेथड पूछा गया है जो बुक्स में भी नहीं है, ठीक है। इसलिए यूट्यूब पर किसी ने इसको कराया नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी करें। इसके लिए लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी मेहनत को सलाम भी करें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज, ये हो गया द टेक्निक ऑफ इवेल्यूशन दैट इंक्लूड्स सर्टेन स्टेटमेंट्स ऑफ यस एंड नो टाइप। इसका आंसर हमारे को डाउटफुल है। आपको अगर पता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यस और नो के लिए कौन सी टेक्निक, यानी कि टीचिंग टेक्निक ऑफ इवेल्यूशन, मूल्यांकन की कौन सी तकनीक है जो जिसमें यस और नो स्टेटमेंट है वो शामिल होता है। इसमें देखो, मेरे हिसाब से अगर मैं लगाना चाहूँ तो चेक लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि चेक लिस्ट में दो बॉक्स बने होते हैं जिसमें कैंडिडेट की जो परफॉर्मेंस है उसको येस या नो में टिक लगाया जाता है। या तो येस है या फिर नो है, यानी कि या तो राइट का टिक लगा देते हैं या रॉन्ग का, ठीक है। तो ये चेक लिस्ट होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या इसका आंसर है? आपने अगर राइट आंसर 100% श्योर है तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें कि मैं 100% श्योर हूँ, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ CCE। CCE का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो चिल्ड्रन कैन नाउ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बिल्कुल, चिल्ड्रन बच्चे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान सकते हैं CCE के माध्यम से। इट प्रोवाइड्स द चाइल्ड ए रियलाइज्ड सेल्फ असेसमेंट। बिल्कुल, चाइल्ड है यानी कि बच्चे सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का मूल्यांकन भी CCE के माध्यम से कर सकते हैं, ये भी सही है। इट डज नॉट हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज अफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचर को अफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए ये हेल्प नहीं करता, ये बात गलत है। बिल्कुल हेल्प करता है। CCE टीचर को अफेक्टिव टीचिंग लाने के लिए हेल्प करता है। उसमें रिमेडियल टीचिंग होती है, डायग्नोसिस वर्क होता है, तो ये सब कुछ होता है, तो इसके लिए फीडबैक भी मिलता है, तो इसमें C आंसर होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइड चेंजेस इन एटीट्यूड एंड वैल्यू सिस्टम। तो ये भी सही है। आइडेंटिफाइड चेंजेस होते हैं इन एटीट्यूड एंड वैल्यू सिस्टम, इट हेल्प्स, उसमें भी वो मदद करता है। ये C ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अगला है वन ऑफ दीज इज़ ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का फीचर कौन सा है, ठीक है। इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बिल्कुल नहीं है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है सीखने का आकलन। ये सीखने का आकलन है, वो सीखने का आकलन है, वो लास्ट में किया जाता है, सबसे लास्ट में। समेटिव असेसमेंट है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें A नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ये समेटिव का दिया गया है A नंबर। अगला है
सी पढ़ लेते हैं एक बार। सी पढ़ते हैं तो सी में है इट इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ इवेल्युएशन स्टूडेंट्स वर्क, ठीक है। तो वन ऑफ दीज इज़ ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट इज़ जनरली टेकन बाय स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ यूनिट। एंड ऑफ यूनिट में तो समेटिव कराया जाता है, फॉर्मेटिव नहीं। अब डाउट बचा ऑप्शन बी और सी में। इट इज़ ए डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल, ये सही है। फॉर्मेटिव असिस्टेंट से हमारे को इनकी निदानात्मक इनकी कमजोरियों को कारणों को जानने का पता चलता है और फिर हम उपचारात्मक शिक्षण करवाते हैं। जबकि जो समेटिव असेसमेंट है वो सबसे लास्ट में होता है, उसमें ऐसा हमारे को कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता कि हम रिमेडियल टीचिंग करवा सकें, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसका सटीक जो आंसर है वो बी, इट इज़ ए डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल, ठीक है। अगला है फंक्शन ऑफ इवेल्युएशन आर। तो इवेल्युएशन मूल्यांकन के क्या फंक्शन है, कौन से कार्य है मूल्यांकन के? तो मूल्यांकन के कार्य एक तो डायग्नोसिस होना चाहिए, बिल्कुल है, क्योंकि मूल्यांकन से हमारे को कारणों कमजोरियों को जानने का पता चलता है, कोई भी स्टूडेंट्स है उसका, ठीक है। तो इसमें डायग्नोसिस होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारे को कन्फ्यूज़ करेगा, ए और बी दोनों में, एक में दिया है मोटिवेशन, एक में दिया है प्रेडिक्शन। तो मूल्यांकन से हम किसी स्टूडेंट्स की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितना कमज़ोर है और कितना होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना वीक है। इसकी प्रेडिक्शन करने के लिए मूल्यांकन जरूरी है। मूल्यांकन से हम किसी को बता सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स है वो एवरेज है, ये स्टूडेंट्स है वेरी इंटेलिजेंट है। तो ये चीज़ें मूल्यांकन से बताई जा सकती है। तो बी ऑप्शन के साथ में जाऊँगा, डायग्नोसिस एंड प्रेडिक्शन, ठीक है। अगला आपका एक पैसेज था और इसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज़ द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का जो सिनोनिम्स है वो है एक्सीजेंसी। आप इस क्वेश्चन को अगर चाहते तो आपको अगर नहीं भी आए तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कर सकते थे। कैसे? सिनोनिम्स ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। आपको देखना है कि नाउन कौन सा इसमें। एक्स है कोई तो नाउन जैसा कुछ है नहीं, एक्सोगेमी बिल्कुल नाउन जैसा नहीं लग रहा। एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी और एक्सीजेंसी, आप पीछे के वर्ड को पकड़ना चाहिए आपको कि जो भी पीछे का वर्ड है जेंसी, वो जेंसी नंबर फर्स्ट में है और एक्सीजेंसी का मतलब हो गया ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है जैसे इमरजेंसी कर रहा है वैसे, ठीक है। तो एक्सीजेंसी इसका सही आंसर होने वाला है। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का एंटोनेम क्या है? ऑप्टिमल, उत्कृष्ट जो होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल। जो उत्कृष्ट होता है ना उसको, यानी कि आदर्श, उत्कृष्ट, जो सबसे अच्छा होता है उसको, इसको मतलब अनआइडियल हो जाएगा। इसका एंटोनेम्स हो जाएगा अनआइडियल। अगला है, ये देखो सटीक आंसर है। आप ऐसा मत सोचना कि इसमें मैंने कोई गलती की है, कोई गलती नहीं की है। एक्सीजेंसी बिल्कुल सही है, अनआइडियल बिल्कुल सही है। चूज़ द मिसस्पेल्ड वर्ड परसेप्शन। परसेप्शन बिल्कुल मिसस्पेल्ड वर्ड है क्योंकि पी के बाद में TION लगता है जबकि इसमें SION लगा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है, वो पैसेज से आप कर सकते थे आराम से, क्योंकि ये सभी वर्ड है वो पैसेज में भी दिए गए हैं। परसेप्शन वर्ड है वो पैसेज में आप देख के और यहाँ टिक लगा सकते थे, डायरेक्ट आप टिक लगा सकते थे पैसेज में देख के, ठीक है। तो ये 43 क्वेश्चन है, इसका फ़ायदा पैसेज से बिल्कुल ले सकते थे। बाकी क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं था, पैसेज में कुछ नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ। अगला है नाउन फॉर द वर्ड डेवलपमेंटल विल बी। डेवलपमेंटल विकासशील है इसका मतलब, और इसका जो नाउन फॉर्म है वो है डेवलपमेंट, विकास। आप कोई भी वाक्य में डेवलपमेंट रख के देख सकते हैं। आप साधारण भाषा में कोई भी उच्चारण करते हैं वो नाउन होता है। जैसे यहाँ का डेवलपमेंट अच्छा हुआ, यानी कि यहाँ का विकास अच्छा हुआ, तो ये नाउन है, ये संज्ञा के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। चूज़ वन वर्ड फॉर ए डिजीज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से जो भी डिजीज़ वो फैलती है पीपल कॉन्टैक्ट से, तो वो है कॉन्टेजियस डिजीज़, यानी कि संक्रामक रोग बोलते हैं। हिंदी में है संक्रामक रोग, इंग्लिश में है कॉन्टेजियस डिजीज़। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग। हेयर लिविंग इज, तो यहाँ पर लिविंग क्या है? इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग, उनकी आजीविका। तो इसमें देखो, इसमें जो लिविंग है, इसमें जो देर है, वो देर तो हो गया आपका एडजेक्टिव, जो नाउन को फॉलो करता है। हमेशा जो नाउन के पहले लगता है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद में देर, लिविंग, उनकी आजीविका, देर, ये एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये प्रोनाउन एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये हो गया, तो इसमें जो इन ऑर्डर टू अर्न लिविंग, हेयर लिविंग इज, तो लिविंग है इसमें एक नाउन, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव देर आ गया है और देर के बाद में लिविंग,
नाउन के रूप में यूज हुआ है, जो जीरंड फॉर्म में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्रेज वेग अर्निंग मशीन्स। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं? दो ऐसे एडजेक्टिव का योग जोड़ा होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो होता है कंपाउंड एडजेक्टिव। तो दो नाउन को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव जिसका योग मतलब बीच में डैश लगा के भी आ सकते हैं, वो कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें वेग अर्निंग मशीन्स है, इसमें देखो आपको देखना होगा कि जो मशीन्स है, जो मशीन वर्ड है, इसमें मशीन, ये मशीन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो इस नाउन से पहले जो लगा है वेग अर्निंग, ये एडजेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन इसमें अर्निंग भी एडजेक्टिव है और वेग भी एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव अगर डैश के माध्यम से अगर जुड़ गए हैं तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव हो गई है। इसका मतलब वेग अर्निंग, डी ऑप्शन के साथ में जाऊंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज़ ए डिटरमाइनर इन इट। किस में डिटरमाइनर का यूज़ हुआ है? तो एक्वायरिंग नॉलेज, इसमें ऐसा कोई डिटरमाइनर नहीं दिया हुआ है। दे आर एंडोव्ड, इसमें कोई भी डिटरमाइनर नहीं है। दे है यहाँ पे वो प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। यू मे आस्क वाई, यू में तुम पूछ सकते हो वाई, क्यों, इसमें भी कोई डिटरमाइनर नहीं है। ह्यूमंस आर मच मोर देन, इसमें डिटरमाइनर का यूज हुआ है, ठीक है। और अगला है, एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टैंड बाई, एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टैंड बाई people means acquiring certain knowledge and skills in order to earn their living. Which tense is used in the above sentence? above sentence में जो tense यूज हुआ है आप देख सकते हैं, एजुकेशन इज़ कॉमनली अंडरस्टूड, इसका मतलब है कि शिक्षा है वो कॉमनली साधारणतः जानी जाती थी, बाय द पीपल, लोगों द्वारा जानी जाती थी। मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज, की निश्चित नॉलेज को गैदरिंग यानी कि एक्वायर यानी कि प्राप्त करना, और स्किल्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हो अंडरस्टैंड जो वर्ड है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म होने के कारण ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, तो इसमें हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। तो करेक्ट फॉर्म में 3 डिग्री, कॉमन का मोर कॉमन और मोस्ट कॉमन होता है। कॉमनर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, मोर कॉमन और मोस्ट कॉमन होता है। बिल्कुल सटीक आंसर है, ये सही आंसर है, ठीक है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगला है, चूज द सेंटेंस विच इज़ करेक्ट इन स्ट्रक्चर। तो हाउ इज़ द वर्ल्ड टेंडिंग टू बिकम ए यूनिटी, ये सही है। अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज़, इसमें देखो वाउंडेड मैन है, उसके आगे घायल आदमी है, एक आदमी है वो घायल है, ठीक है। उसके आगे वर और आर तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता हो तो ये बहुवचन के साथ लगाई जाती है यानी कि प्लूरल के साथ, जबकि यहाँ पर तो ए वाउंडेड मैन तो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा। आगे है, वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज़, विल बीइंग हेल्प्ड, तो इसमें देख लो बाय सम बॉयज़, इसमें वॉज बीइंग हेल्प्ड सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है, ही सेड बी क्विट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट indirect speech of the above sentence using phrase given below. He urged them to be quiet and listen to his words. तो इसमें डी हो जाएगा। He urged, उन्होंने आग्रह किया उनसे, to be quiet and listen to his word, जल्दी मतलब उसका जो वर्ड है उसको सुनने के लिए, ठीक है। अगला है, चूज द नेजल साउंड। तो नेजल साउंड वो होते हैं जो मतलब नाक से निकलते हैं, लगभग उनकी आवाज़ नाक से निकलती है, जैसे एम, एन और ये अंग, ठीक है, ये तीनों नेजल साउंड हैं। तो इसमें एम एन अंग ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड किम्बरलाइट। किम्बरलाइट का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो हो जाएगा किम्बरलाइट। किम्बरलाइट में जो आर है यानी कि रे की ध्वनि है वो साइलेंट होती है। जब किम्बरलाइट को हम बोलते हैं तो किस प्रकार से बोलते हैं? किम्बरलाइट, इसको किम्बरलाइट के रूप में बोला जाता है। किम्बरलाइट यानी कि जो रे आ रहा है ना अभी बीच में मेरे, ये अशुद्ध है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे को बोलना चाहिए किम्बरलाइट। किम्बरलाइट बोलेंगे तो आर बिल्कुल नहीं आएगा बीच में, जब आर नहीं आएगा तो ऑप्शन सी को हम काट देंगे, ऑप्शन सी में आर दिया हुआ है, ठीक है।
अगले में किम्बरलाइट में जो किम है, किम्ब सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो किम है, इसमें देखो इसमें कोई किम नहीं है, ठीक है। इसमें है किमेब, तो किमेब नहीं होने वाला है। इनकी एम और बी के बीच में ये एक की ध्वनि आ रही है, इसमें ये नहीं होगा। अगला है किम्बरलैट, ठीक है। अगर है किम्बरलाइट तो इसमें देखो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज होना चाहिए। किम तो आ गया इसमें, और अंतर इतना है, ये बी क्यों हुआ, क्योंकि इसमें किम्बरलाइट, इसमें लाइट इतना छोटा वर्ड, यानी कि बीच में इतना ए आ रहा है छोटा सा, और ई आ रहा है कि इसमें बहुत कम रुकना पड़ रहा है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही होगा, किम्बरलैट, ठीक है। अगला है ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग आर इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग, ग्रेडेशन होता है ना, ग्रेडेशन, उसमें ग्रुपिंग की जाती है वर्ड्स की और सीक्वेंसिंग की जाती है। तो ग्रेडेशन में प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इसका सही आंसर होने वाला है। इसमें हम ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस with the mental age and should have relevance in real life situation, it is main characteristic of, ठीक है। तो मेंटल एज एंड मतलब टीचिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के मानसिक आयु और रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेशन स्थापित करने वाला टीचिंग मेथड हमारे को सेलेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब सेलेक्ट करना चाहिए, इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन भी थोड़ा थोड़ा सही है, इसका फुल कॉन्फिडेंस में उत्तर ए होने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ग्रेडेशन बी मान सकता है, अगर बोर्ड चाहे तो दोनों आंसर मान सकता है, दोनों सिलेक्शन और ग्रेडेशन दोनों, लेकिन इसमें सही आंसर, सटीक आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगला है इन विच मेथड मदर टंग डोमिनेट्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में मदर टंग है वो कहाँ पर हावी हो जाती है, आपको पता हो तो जब हम ग्रामर कम ट्रांसलेट मेथड पढ़ते हैं तो उसमें मदर टंग के माध्यम से बच्चों को सिखाई जाती है इंग्लिश। तो मदर टंग कहाँ पे हावी हो जाती है, ग्रामर कम ट्रांसलेट मेथड में, सी। इसमें देखो ऑडियो विजुअल मेथड ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट मेथड में आपको पता हो प्योर इंग्लिश होती है। डॉक्टर माइकल वेस्ट न्यू मेथड है वो रीडिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन उन्होंने भी मदर टंग का यूज़ करना बताया है कि मदर टंग का यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर में होने वाला है वो होने वाला कि मदर टंग डोमिनेट हावी कहाँ पर हो जाती है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेट मेथड है वहाँ पर मदर टंग है वो हावी हो जाती है। अगला है डॉक्टर माइकल वेस्ट न्यू मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। डॉक्टर माइकल वेस्ट का जो न्यू मेथड है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग। आपको पता हो तो माइकल वेस्ट ने रीडिंग को प्रायोरिटी दी थी, तो सबसे पहला ये ऑप्शन हो जाएगा प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग सेपरेट प्रोविजन फॉर रीडर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इट इज़ मदर्स मेथड, नहीं, ये डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश से रिलेशन नहीं रखता। नेचुरल मेथड एल्सो बिल्कुल होता है, डायरेक्ट मेथड नेचुरल मेथड होता है। और इट वाज अप्रूव्ड एंड स्प्रेड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस, बिल्कुल इसके सिद्धांत जर्मनी से आए थे और ये फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, और यहीं इसकी इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन की मतलब की स्थापना हुई थी। और दिस मेथड कंसिडर विजुअल अपील ओवर ओरल, ठीक है, ओरल यानी कि सुनने और बोलने के लिए इसमें विजुअल अपील होनी चाहिए, बिल्कुल होती है। आपको पता हो तो डायरेक्ट मेथड में बच्चा तभी सीख सकता है जब उसको विजुअल दिखाया जाएगा। अगर हम माना कि कोई शब्द ले लिया, कोई भी शब्द ले लिया, जैसे ले लिया लॉइन, ठीक है। अब लॉइन को बच्चों को दिखाएंगे नहीं तो कैसे समझाएंगे कि लॉइन क्या होता है। अगर लॉइन नहीं लेना है, आपको लेना है डॉग, चलो डॉग ले लिया। अगर डॉग को बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये डॉग है। तो उसके लिए सिखाने के लिए उसको कुत्ता नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट मेथड में होगा नहीं। डायरेक्ट मेथड में हम कुत्ता नहीं बोल सकते, ये तो हिंदी वर्ड हो गया, इसका मतलब हिंदी हावी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुत्ते को ही दिखाना पड़ेगा, चाहिए डायरेक्ट रूप से दिखाओ या फिर कोई छवि दिखाओ या बोर्ड पे बना के दिखाओ, कुछ भी करना है, लेकिन वो हो गया, ठीक है। तो इसका इट इज़ मदर्स मेथड एल्सो, ये रॉन्ग होगा। मदर्स मेथड एल्सो ये नहीं है, ये डायरेक्ट मेथड है, फॉरेन मेथड, ठीक है।
तो 60 क्वेश्चन के हमने आपको आंसर करवाए हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो, आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, लाइक भी करें। हमने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए, उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, हमारे लिए कुछ भी लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है, ठीक है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे हिंदी लैंग्वेज सेकेंड का, जो आपके है वही लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज सेकेंड, ठीक है। धन्यवाद।